अगले करंट अफेयर जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है जन सुरक्षा योजना। अब उसके 10 वर्ष पूरे हो गए, 2015 शुरू किया गया, 2025 आ चुका है। उसके संबंध में उसका अवलोकन यहाँ पे दिया गया है कि भारत में जो सामाजिक सुरक्षा को मजबूत देने के लिए एक स्कीम शुरुआत की गई थी 9 मई 2015 को। अब उस दौरान अगर आप देखो, केंद्र सरकार ने 3 महत्वाकांक्षी जन सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया था, जिसमें पहली योजना थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरी योजना थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और तीसरी योजना थी अटल पेंशन योजना। इन 3 योजनाओं को शुरू किया गया था। पर्पज ये था कि जो समाज के जो निम्न आय वाले असंगठित वर्ग के लोग हैं उनको बीमा सुरक्षा हो, पेंशन सुरक्षा हो, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। अब इन तीनों ने अपना 2025 में 10 वर्षों का पूरा कार्यकाल यहाँ पे अपना पूरा कर लिया, जिसके संबंध में यहाँ पे आर्टिकल थे कितने लाख लोगों को किससे प्रभावित हुआ, कितना इम्पैक्ट हुआ उसका, इसके बारे में आर्टिकल है। देखिए आंकड़े नहीं आएंगे, है ना। PMSBI योजना में 51 करोड़ लोगों ने इसका लाभ प्राप्त किया। तो इस तरह से फैक्चुअली नहीं पूछा जाए कब शुरू की गई थी, क्या पर्पज था, इसके बारे में पूछा जा सकता है। अब जैसे अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 10.66 करोड़ महिलाएं नामांकित हैं जीवन ज्योति बीमा योजना में। तो इसके बारे में इस तरह से पूछा जा सकता है कि PM जो जीवन ज्योति योजना किससे संबंधित है ना। इसके अलावा जो अन्य योजना का क्रम पूछा जा सकता है, क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है। जैसे अब आप देखो, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो लेबर मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। वहीं अगर आप देखोगे तो ये NPS जो नेशनल पेंशन स्कीम जो किसके लिए, ट्रेडर्स के 2019 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री किसान योजना, किसान जिसमें किसानों को 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं, वो 2019 में शुरू किया गया था। ठीक है, किसी किसान मंत्रालय द्वारा। मातृ वंदना योजना, माताओं को खासतौर पे जो बच्चे को जन्म देते उनके संबंध में जो योजना थी 2017 में शुरू की गई थी उसे। वय वंदना योजना के बारे में देखा 2017 में। वित्त मंत्रालय का पार्ट देखिए, यहाँ पे मंत्रालय से कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरुआत कब की गई थी? 2013 में शुरू की गई थी। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत 2005 में की गई थी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में की गई। तो सबसे पहले अगर आप देखो क्रोनोलॉजी में यही आ जाएगा। फिर उसके बाद 2005 वाली स्कीम आ जाएगी, जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरह से क्रम में आप लगा सकते हैं। तो सबसे पुरानी आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे। अब जैसे इन योजनाओं के बारे में दिया भी गया है, जैसे नीचे अगर आप देखो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में दिया गया। अब जीवन ज्योति बीमा योजना जो बीमा से संबंधित योजना, मृत्यु हो जाने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। इसमें कौन पात्र होगा? जो 18 से 50 वर्ष के आयु के लोग होंगे वो इसमें पात्र हो सकते हैं। ठीक है, जो बैंक या डाकघर किसी के खाता ग्राहक हैं। अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष के आयु के सभी ग्राहकों को 2 लाख रुपए तक का 1 वर्षीय टर्म जीवन कवर प्रदान किया जाता है। ठीक है, और प्रीमियम उन्हें प्रत्येक वर्ष 436 रुपये देना होगा। मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये उन्हें मिलेंगे। टर्म इंश्योरेंस है ना। देखिए, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस में मृत्यु के समय जो पैसा मिलता है उसे टर्म इंश्योरेंस या बोला जाता है। अगली योजना के बारे में देखोगे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब इसको दुर्घटना के संबंध में लॉन्च किया। कोई व्यक्ति दुर्घटना हो जाए या किसी तरह से पूरी तरह संधा हो जाए, पैर टूट जाए या कुछ भी ऐसी हो जाए तो उसके संबंध में 2 लाख रुपए यहाँ भी मिलेंगे। अब देखो राशि देखो 2 लाख रुपए दोनों में, जीवन ज्योति में भी, सुरक्षा बीमा योजना में भी है। ठीक है, और अगर कोई अपूर्ण हानि होती है, जैसे कि एक हाथ टूट है कुछ भी ऐसा, तो 1 लाख रुपए का लाभ यहाँ पे मिलेगा। और इसमें कवर कितने वर्ष के? 18 से 70 वर्ष के जो व्यक्ति हैं उसे यहाँ पे कवर किया जाएगा। 20 रुपये प्रीमियम इसका है। अब देखो, आप दोनों में डिफरेंस आपको यहाँ पे देख लेना। इसमें 436 रुपये प्रीमियम, उसमें 20 रुपये प्रीमियम है। और आयु भी 18 से 50 वर्ष, यहाँ पे 18 से 70 वर्ष है। अटल पेंशन योजना के संबंध में है कि भारत के जो नागरिक, खासतौर पर असंगठित क्षेत्र में, आपको पता है कि लगभग 90% लोग असंगठित क्षेत्र में, जहाँ से पेंशन की सुविधा नहीं है, PF की सुविधा नहीं है, वहाँ पे कार्य करते हैं। उनके संबंध में सरकार ने योजना लॉन्च की कि अगर कोई व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है, 18 से 40 वर्ष की उम्र के बीच में आता है ना, तो वो क्या इस योजना का यहाँ पे पात्र हो सकता है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1,000 रुपये प्रतिमाह उसको पेंशन मिलेगा। अगर ज़्यादा पैसा जमा करता है तो उसे 5,000 रुपये तक भी प्रतिमाह मिलेगा। अब वेब्स काफ़ी चर्चा में था, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वेब्स VW वाला वेब्स से फिल्म, मीडिया, संगीत, गेमिंग, एनिमेशन जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में आय अर्जित करने वाले जो क्रिएटिव काम होते हैं उनके संबंध में अगर आप देखो, उसे ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है। तो ऑरेंज इकोनॉमी अपने आप में एक टर्म है जिसमें क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे इसके बारे में याद रखना है। इसी आर्थिक क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए विश्व श्रव्य दृश्य व मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 वेब्स मुंबई में आयोजित किया गया। तो कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई में। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट मीडिया मनोरंजन क्षेत्र भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन है। ठीक है, अब मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन में इसको आयोजित किया गया। अब देखो, इसमें आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि पिंक जो ऑरेंज इकोनॉमी है वो क्या होती है, वेब्स कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया, किससे संबंधित है, परिकल्पना क्या है, कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज, 4C। ठीक है, तो जो भी लोग रचनाकार हैं, जैसे देश में जो लोग कलाकार हैं सबको जोड़ना यहाँ पे इसका पर्पज है। सूचना प्रसारण मंत्रालय महाराष्ट्र सहयोग के सहयोग से किया गया है। वेब्स मंच में वर्ष 2029 तक 50
अरब बिलियन जो डॉलर के आसपास अगर आप देखें बाजार बनाने का इसका लक्ष्य है। ठीक है, सम्मेलन के तहत ग्लोबल मीडिया डायलॉग 2025 का आयोजन हुआ है। 77 देशों ने इसमें भागीदारी भी की है और इसमें भारत सरकार ने भारतीय रचनात्मकता प्रौद्योगिकी संस्थान IICT की स्थापना को औपचारिक रूप प्रदान किया है। मुंबई में स्थापित यह राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र विशेष रूप से AVGC XR सेक्टर को समर्पित है। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा था। वेब्स कार्यक्रम किससे संबंधित है, ऑरेंज इकोनॉमी किससे संबंधित है, कहाँ हुआ है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा के संबंध में जो फार्मूला है उसके संबंध में यहाँ पे विवाद आ गया। अब देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में आई है। अब अगर आप बात करो तो फरवरी मार्च 2025 में जो समग्र शिक्षा अभियान है और PM श्री योजनाओं के तहत तमिलनाडु को मिलने वाला जो लगभग 2152 करोड़ की राशि नई शिक्षा नीति को न स्वीकारने के कारण रोक दिए जाने से यहाँ पे विवाद यहाँ पे खड़ा हो केंद्र राज्य संबंध में। तमिलनाडु का जोर शिक्षा के माध्यम से तमिल व अंग्रेजी भाषा पर है, जबकि त्रिभाषा फार्मूला हिंदी भाषा को भी प्रमोट करने की बात करती है। जबकि नई शिक्षा नीति अगर आप देखोगे मातृभाषा अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है, जरूरी नहीं वह हिंदी हो। देखिए, हिंदी के संबंध में यहाँ बोला जरूरी नहीं, लेकिन बेसिकली पर्पज़ यहाँ पे यही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से हर एक देश में अपनी एक भाषा है उसी तरह से हिंदी भाषा को प्रमोट यहाँ पे किया जाए और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय भाषा उनको भी बढ़ावा दिया जाए। अगर देखें, संसद की शिक्षा स्थायी समिति ने 26 मार्च 2025 को एक पेश रिपोर्ट में असंवैधानिक संघीय भावना को विरुद्ध यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है। तो केंद्र राज्य के विवाद यहाँ पे देखने को मिला है। अब यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री कौन है, MK स्टालिन है, भाषाई ब्लैकमेल बताया उन्होंने। तो देखिए, जो विवाद है उसमें प्रश्न नहीं पूछा जाने वाला है। प्रश्न कहाँ पूछेगा, नई शिक्षा नीति वर्ष पूछेगा। पुरानी शिक्षा नीति 1968 1986 में आई थी। अब इसका उल्टा है, इसलिए आसानी से याद हो सकता है। फिर 2020 में आई। अब ये जो नीति में कर देखिए, कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में समिति द्वारा बनाई गई इस शिक्षा नीति को 2040 तक भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना इस नीति का पर्पज है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, किसने इस नीति को बनाया है, तो के कस्तूरी रंगन ने बनाया। के कस्तूरी रंगन वेस्टर्न घाट के संबंध में भी इन्होंने अध्यक्षता की थी, जो पूर्व जस्टिस रहे हैं। ठीक है, ये 3 भाषा फार्मूला क्या है ये आप यहाँ पे देख लिए हैं। भारत में भाषा के संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें अनुच्छेद 120 कहता है संसद में प्रयोग की जाने भाषा के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में है, इसका उल्टा देख लो 210 है। 343 संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह यहाँ पे बात करता है। और भी प्रावधान जैसे 344 राजभाषा के संबंध में, 345 राज्य की राजभाषा के संबंध में, 346 एक राज्य व दूसरे राज्य के बीच किसी राज्य या संघ के बीच संबंध में, 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में, 48 देखोगे तो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसके संबंध में, 49 भाषा संबंधी कुछ विधियाँ अधिनियमित किए जाने की विशेष प्रक्रिया है, 50 में शिकायतों का निवारण हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा, 50 एक प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, 50 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, 351 हिंदी भाषा के विकास प्रसार के लिए संघीय कर्तव्यों का वर्णन। अब अगर आप देखो तो विंजी जम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित है। ये अगला करंट अफेयर। अब ये है कहाँ, लोकेशन है तिरुवनंतपुरम, राज्य है केरल, अरब सागर का तट है, विंजगम बंदरगाह जिसे कहा जाता है। अपनी भौगोलिक स्थिति के लिए दुनिया में व्यस्ततम शिपिंग मार्गों में से एक है। ये चीज़ थोड़ा सा आपको याद रख, तो है कहाँ लोकेशन आपने देख ली। अब ये क्या है, ये पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। यहाँ पे कुछ गहरे प्राकृतिक बंदरगाहों में एक है जिसकी प्राकृतिक गहराई 20 मीटर तक है। ठीक है, देखिए अगर गहराई ज़्यादा होती है तो जो शिप हैं किनारे तक आ जाते हैं। छिछला अगर बंदरगाह रहता है तो वहाँ पे शिप को टकराने टूटने की झंझट यहाँ पे रहती है, टेंशन यहाँ पे रहती है। प्रारंभिक क्षमता कितनी थी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी MSC मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी ने अपनी यूरोप एशिया रूट की जेड और ड्रैगन सेवाओं में विंजगम का शामिल किया, जिसमें यह सीधे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन श्रृंखलाओं से जुड़ गया है। अब ये सारी चीज़ यहाँ पे परियोजना में कितना लागत है, कितना पैसा लग रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब जैसे एक कीवर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग मतलब ये होता है कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें इकोनॉमिकली उतना बेनिफिट नहीं है, लेकिन वो अगर आप देखो सोशली पॉलिटिकली इतना बेनिफिट उसका हो सकता है, लोग कनेक्टिविटी मिल सकती है, उसको वायबिलिटी गैप फंडिंग कहा जाता है, जिससे फिल करने का प्रयास सरकार करती है। अब इसका पोर्ट का संचालन कौन करेगा, एज यूजुअल अडानी पोर्ट्स, जहाँ पे बंदरगाह का संचालन प्रबंधन 2060 तक करेगा। अगला आर्टिकल बात करता है भगवद गीता नाट्यशास्त्र यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हो गया है। अगर आप देखो यूनेस्को ने वर्ष 1992 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को लॉन्च किया था। इसका पर्पज क्या था कि विश्व भर में मूल्यवान जो पूरा लेख हैं और पुस्तकालय संग्रहालयों का संरक्षण करना था, उनके व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करना है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्रार में अप्रैल 2025 में भारत की 2 अमूल्य प्राचीन पांडुलिपियों श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि नाट्यशास्त्र के इसमें स्थान मिला है। अगर आप देखो यूनेस्को की जो कार्यकारी बोर्ड है उसने कब बैठक की है, पेरिस में बैठक हुई है। इसका मुख्यालय भी कहाँ है, पेरिस में है यूनेस्को का। ठीक है, अब अगर आप देखो नई रजिस्टर उसने जोड़ा है।
अब क्या इंपॉर्टेंट इसमें है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में भारत से जुड़ी प्रविष्टियों की कुल संख्या 11 हो गई है। ठीक है, तो भारत की टोटल कितनी एंट्री हो गई हैं, 11 हो गई हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जो पांडुलिपियाँ मूलतः संस्कृत भाषा में रचित हैं। ठीक है, ये पांडुलिपियाँ पुणे महाराष्ट्र में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च में संरक्षित हैं। श्रीमद् भगवद गीता एक दार्शनिक धार्मिक ग्रंथ है, 700 श्लोक हैं इसमें और 18 अध्याय हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है। और छठा पक्ष इसमें इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम पूछा गया, छठे पक्ष को पर्व को भीष्म पर्व कहा जाता है। युद्ध क्षेत्र संवाद है जहां अर्जुन, ठीक है, ये तो बात हो गई। अब देखिए इसका संकलन किसने किया था, महर्षि वेद व्यास ने इसका संकलन किया था, किसका, महाभारत का। ठीक है, नाट्यशास्त्र पता ही है आपको, नट नाटक जो संगीत उसके संबंध में, कला के संबंध में इसमें जानकारी मिलती है, भरत मुनि द्वारा इसकी रचना हुई है। ठीक है, और ये जो रचना है 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मानी जाती है। ठीक है, नाट्यशास्त्र में देखें नाट्यवेद पंचम वेद कहा जाता है प्राचीन परंपरा में। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। महाकुंभ 2025 में आयोजित हुआ महाकुंभ, ठीक है, प्रयागराज में आयोजित हुआ इसका। अब मानव एकता का अभूतपूर्व संगम है, 12 वर्ष के अंतराल में होने वाला जो आयोजन विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जनसंगम इसे माना गया। 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर 26 फरवरी 2025 तक ये चला है, 45 दिन। महाकुंभ आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में होता है और 4 स्थानों में होता है। देखिए प्रयागराज में यूपी, हरिद्वार उत्तराखंड, उज्जैन मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, तो 4 जगह इसका आयोजन होता है। ठीक है, अर्धकुंभ का भी होता है। अब अगर आप देखोगे गंगा यमुना आदि सरस्वती संगम तट पर इसका आयोजन हुआ है। अब अगर देखोगे तो ऐसा माना जाए लगभग 66 करोड़ आधी आबादी ने यहाँ पे स्नान कर लिया भारत की। अब ये डेट है कि मकर संक्रांति को शाही स्नान था, मौनी अमावस्या दूसरा स्नान था। अब देखिए इतना कोई भी एग्जाम ऐसे ही पूछेगा नहीं प्रश्न यहाँ पर। 16 से 18 फरवरी 2025 को मध्य प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा फैक्ट हो गया, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना आप। ठीक है, वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स गंगा सफाई को मिला है, जिसमें 329 कर्मचारियों द्वारा एक साथ एक ही समय में गंगा सफाई अभियान का कार्य किया गया। बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं यहाँ पे, सफाई कर्मचारियों ने मिलकर काम किया, दीप जलाने वालों ने काम किया, हाथ छपाई प्रिंटिंग ने गिनीज रिकॉर्ड बना। तो रिकॉर्ड बहुत सारे बने हैं। अब इतने रिकॉर्ड के बारे में यूपी या कोई भी एग्जाम यहाँ पे इतना डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे, कहाँ हुआ है, कहाँ कहाँ होता है, इस पर प्रश्न बनाए जाते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में कुंभ की आस्था जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का भी शुभारंभ किया है। अब देखिए इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनता है कि जो मैं बताऊं कि आप एग्जाम में आएगा। कुछ जो लाइन है कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे नासिक में अगला कुंभ होगा 2027 में, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा उज्जैन में पूर्ण कुंभ 2028 में होगा। ठीक है, और वर्ष 2023 में हरिद्वार में पूर्ण कुंभ होगा 33 में। तो ये तो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके अलावा कुंभ को 2017 में यूनेस्को का जो इंटेंजिबल अदृश्य हेरिटेज है उसमें, जैसे जिसमें वैदिक उच्चार वगैरह को भी शामिल किया गया है, उसमें शामिल किया गया है इसको। ठीक है, अब अगर आप बात करो तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया फैक्ट। अब अगर आप साथ ही अगर देखो तो ये जो सारे फैक्ट है इतने इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ है, केंद्र सरकार द्वारा मेले में कला ग्राम नामक सांस्कृतिक ग्राम स्थापित किया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों उपवर्गीकरण को मंजूरी दी है। देखिए संविधान का अनुच्छेद 341, 342 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि किसी जाति को SC और ST में क्या करे, उसे शामिल कर सकता है, और ये संसद को ये सूचियाँ बनाने की शक्तियाँ प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(4), 16(4) राज्य व केंद्र सरकार को SC ST के संबंध में आरक्षण का प्रावधान करता है शैक्षणिक संस्थाओं में और जॉब में। वहीं 77वां संविधान संशोधन 1995 द्वारा भी पदोन्नति में आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, 16(4)A जोड़ा गया है। ये सारी बातें तो ऑलरेडी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिल गया। तो ये इंपॉर्टेंट, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आपको याद होना चाहिए। फिर अगर आप देखोगे 2025 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने मंत्रिमंडल में राज्य में अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के संबंध में सिफारिश को स्वीकृति प्रदान की है। अब अगर आप देखोगे तो इसका उप वर्गीकरण यहाँ पे किया जाना है, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का। ठीक है, अब उप वर्गीकरण क्यों किया जाना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुछ जातियों को तो लाभ मिल पाएगा लेकिन कुछ अभी बिल्कुल ही वंचित हैं। तो ऐसी जातियों को भी लाभ प्रदान करना जिनको बिल्कुल अभी तक में लाभ नहीं मिल पाया, ये यहाँ पे पर्पज है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब देखो एक आयोग बनाया गया था, राजीव रंजन मिश्रा अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग भी यहाँ पे गठन किया गया था इसके संबंध में। जो आंध्र प्रदेश सरकार है, उप वर्गीकरण क्या होता है आपको पता ही है कि एक ऑलरेडी जब जैसे मान लीजिए 100 सीट है, इसमें 10 सीटों को आरक्षण यहाँ पे मिला है, उसी में अंदर भी और क्लास बना दी जाए तो इसको उप वर्गीकरण कहा जाता है। तो अब इसमें यही सारी बातें हैं। पटिच्चा अंचू साड़ी को GI टैग मिला है। देखिए GI टैग किसी वस्तु या एक स्थान पर दिया जाता है जहाँ से उसका मूल स्थान होता है उत्पादन का। ये अंतर्राष्ट्रीय पर WTO का जो ट्रिप्स समझौता है उसके अंतर्गत इसको यहाँ पे प्रदान किया जाता है। अब पेरिस कन्वेंशन इसके संबंध में किया गया है GI टैग के संबंध में 1883 में। इसमें अनुच्छेद 1 औद्योगिक संपदा के अंतर्गत उत्पत्ति के संकेत व भौगोलिक नाम के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, WTO
का यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर गुड्स एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ये तो भारत में एक्ट आया था, लेकिन भारत WTO को नाते भारत को भी GI टैग यहाँ पे मिलता है। अब दार्जिलिंग की चाय को अगर आप देखोगे ना तो भारत का पहला GI टैग मिला था, जो कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की है। फिर अब देखोगे तो लगभग 658 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग भारत में मिल चुका है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट है उत्तर प्रदेश के हैं जो 77, उसके बाद तमिलनाडु व कर्नाटक के स्थान रखते हैं। फिर 28 मार्च को जो कंट्रोलर ऑफ जनरल पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क पटिच्चा अंचू साड़ी को यहाँ पे GI टैग मिला है, और ये कर्नाटक के गजेंद्रगढ़ में। तो कहाँ की है ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पटिद्दा अंचू साड़ी कर्नाटक के गजेंद्रगढ़ की है, ठीक है। वक्फ अमेंडमेंट में 2025 यहाँ पे इंपॉर्टेंट थोड़ा सा चल अचल संपत्ति के संबंध में यहाँ पे बात हुई थी कि उस कार्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना जो मुस्लिम कानून के अनुसार धार्मिक परोपकारी पुण्य है। अब यह संपत्ति ना तो बेची जा सकती है, ना उपहार में दी जा सकती है, ना ही विरासत में बांटी जा सकती है। वक्फ होने पर संपत्ति हमेशा एक परोपकारी उद्देश्य के लिए सुरक्षित रखी थी है। वक्फ जिसका बहुवचन होता है औकाफ, अरबी शब्द का अर्थ जिसकी क्विफ से हुई है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इस्लाम के आगमन में मुस्लिम शासन की स्थापना के बाद वक्फ की अवधारणा भारत में आ गई थी, ठीक है। तो इस्लामी कला मुस्लिम शासन के दौरान वक्फ संपत्तियां केंद्रीय नियंत्रण में हुआ करती थी, जहां शासक सर्वोच्च प्राधिकारी हुआ करते थे। ब्रिटिश काल में भी अगर आप देखोगे तो वक्फ प्रशासन विकेंद्रीकरण की दिशा में बदलाव थोड़ा सा आया है। फिर आगे देखो, स्वतंत्रता के बाद 1954 में पहला वक्फ अधिनियम बना, जिसके बाद 1959, 64, 69 में इसमें अमेंडमेंट हुए अलग अलग टाइम पे। 84 में भी अमेंडमेंट हुआ और लास्ट अमेंडमेंट 13 में हुआ। अब अगर आप बात करो तो सबसे नवीन जो अमेंडमेंट हुआ 2024, उसमें दोनों सदनों में पारित हो गया, राष्ट्रपति की अनुशंसा भी उसे मिल गई है। अब अगर आप देखो तो वक्फ जो संशोधन अधिनियम है 3 अप्रैल 2025 को 12 घंटे की बहस के बाद लोकसभा में पारित हो गया और 288 लोगों ने इसका समर्थन किया, 232 ने विरोध किया। राज्यसभा में 12 घंटा चला, उसमें भी 128 समर्थन है, 95 विरोध में रहे। द्रौपदी मुर्मू ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी और यह अधिनियम बन गया। अमेंडमेंट ये किया गया इसमें कि अधिनियम की धारा 1 में वक्फ शब्द को बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन या सशक्तिकरण दक्षता विकास कर दिया गया है, मतलब उम्मीद कर दिया गया, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। अभी धारा 1 में ये अमेंडमेंट किया गया। तो कुछ धाराओं किन किन धारा 1 में, फिर धारा 2 में, धारा 3 में परिवर्तन किया गया। धारा 2 के अनुसार वक्फ जैसे उद्देश्य के लिए स्थापित ट्रस्ट यह अधिनियम लागू नहीं होगा, चाहे किसी भी न्यायालय का आदेश, डिक्री या निर्णय क्यों ना हो। फिर धारा 3 में यहाँ पे नए शब्द जोड़े गए, आगा खानी है ना, बोहरा वक्फ, कलेक्टर, सरकारी संगठन, ये सारे वर्ड यहाँ पे जोड़े गए। धारा 3(1) में आइदर वर्वी शब्द को हटा दिया गया है। अब सिर्फ लिखित दस्तावेज के आधार पर वक्फ मान्य होगा। धारा 3(R) संशोधन के अनुसार वक्फ समर्पणकर्ता कम से कम 5 वर्षों में इस्लाम का अनुयायी होना चाहिए। तो ये सब भी प्रावधान इसमें किए गए। तो बहुत सारे प्रावधान यहाँ पे किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसमें थोड़ा सा रोक भी लगाई है, तो इसमें क्वेश्चन बने ऐसी संभावना यहाँ पे कम है। इसमें क्वेश्चन ये बनेगा, देखिए कि कब इसको पहली बार पारित किया गया, 1954 में पहला अधिनियम आया था, तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है आपको, ठीक है। फिर अमेंडमेंट कब कब हुए ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप पढ़ लीजिए सारी, वो बात अलग है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है किस अधिनियम में क्या उल्लेख किया गया, क्योंकि अभी थोड़ा सा विवाद का इशू बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप, मैं तो यही करूँगा, आप इसे स्किप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आपका मन हो तो आप मैगजीन से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे कम समय में आपका करवाना है, तो मैं इसे स्किप करूंगा इस आर्टिकल को, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर देखे थे अगले आर्टिकल में। पहला, ये थोड़ा सा फैक्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं, 23 राज्यों में, 7 केंद्र शासित प्रदेशों में, और उत्तर प्रदेश बिहार में 2-2 वक्फ बोर्ड हैं, ठीक है। बस हो गया, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे पहला पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23। देखिए, पंचायत उन्नति सूचकांक भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, जो ग्राम पंचायतों के बीच सतत विकास जो लक्ष्य हैं उनकी प्रगति का मूल्यांकन करता है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है यहाँ पे? भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा यहाँ पे। देश भर में जो ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के प्रदर्शन और प्रगति का आकलन 9 विषयों पर किए गए स्कोर के आधार पर किया जाएगा। 9 अप्रैल 2025 को पंचायती राज मंत्रालय वित्त वर्ष 2022-23 में पहला पंचायत उन्नति सूचकांक यहाँ पे जारी किया गया है, ठीक है। तो देखिए किसने जारी किया, क्यों जारी किया, क्या उद्देश्य है। उद्देश्य तो आपको पता है कि पंचायतों के बीच प्रॉपर कंपटीशन हो सके और 9 विषयों पर काम कर सके, जैसे गरीबी मुक्त आजीविका है, स्वस्थ पंचायत है, बाल अनुकूल शिक्षा है, तो बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पे काम हो सके। और लेकिन पंचायती राज मंत्रालय इसका काम कर रहा है, नीति आयोग नहीं कर रहा है, और SDG टारगेट को यहाँ पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब पूर्ण लक्ष्य क्या है यहाँ पे देखो, अगर कोई गांव ऐसा जिसने 90% लक्ष्य प्राप्त किया उसे अचीवर माना जाएगा, फिर फ्रंट रनर माना जाएगा इस स्कोर में, परफॉर्मर 60 से 75, आकांक्षी 40 से 60 ये माना जाएगा। कोई पंचायत अचीवर श्रेणी में 90 से 100 के स्थान नहीं बना पाई है यहाँ पर अभी, पर गुजरात में लगभग 346 ग्राम पंचायतें फ्रंट रनर रही हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए यहाँ पर तो गुजरात राज्य की ग्राम पंचायतें फ्रंट रनर में रही हैं। फिर दूसरे स्थान पर तेलंगाना 270 पंचायतें नहीं, फिर त्रिपुरा की भी 42 पंचायतें फ्रंट रनर में रही हैं।
अधिकांश जो राज्य है ना उनकी जो पंचायतें परफॉर्मर में रहे, जैसे अगर आप देखो गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 3 ग्राम पंचायतें अग्रणी में शामिल हुई, फ्रंट रनर में। उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर धनोहरी ग्राम पंचायत रही है, यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट। इसका अनुसार तेलंगाना का बर्नपुर ग्राम पंचायत भी रहा है। अगला टॉपिक यहाँ पे बात करेंगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में 2025 के बारे में। यह बात करती है कि इसके बारे में देश में न्याय प्रदान करने की राज्य क्षमता पर केंद्रित एक राष्ट्रीय रैंकिंग रिपोर्ट है। यह अपनी तरह की इकलौती पीरियोडिक रिपोर्ट है जो पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता जैसे न्याय व्यवस्था की स्तंभों, संरचनात्मकता, क्षमता को मापते हुए राज्यों की रैंकिंग करती है। इसका चौथा संस्करण अप्रैल 2025 में प्रकाशित हुआ है। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा सेंटर ऑफ सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव CHRI, दक्ष व TISS प्रयास तथा विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जैसे 6 प्रमुख सिविल सोसाइटी विचार संस्थाओं के सहयोग से तैयार की जाती है। यह पहली बार यह रिपोर्ट 2019 में प्रकाशित हुई थी। अब इसके 4 स्तंभ हैं, पुलिस, न्यायपालिका, जेल, है ना, कारागार, कानूनी सहायता की क्षमता का मूल्यांकन करती है। IGR जो है 2025 में 25 राज्यों को इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि इसी के पास न्याय से जुड़े सभी 4 स्तंभ में सुसंगत, पूर्ण व तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध थे। 8 गैर रैंक किए गए केंद्र शासित प्रदेशों में UT हैं, 3 राज्य हैं। आंकड़े में रिपोर्ट की जानकारी प्रस्तुत किए गए लेकिन इसे रैंकिंग में शामिल नहीं किया गया है। बड़े राज्यों में कर्नाटक ने लगातार दूसरी बार पहला स्थान इस पर प्राप्त किया है। IGR 2025 में पुलिस, जेल, न्यायपालिका, कानूनी सहायता समग्र रैंकिंग कुल 18 राज्यों में शीर्ष 5 बड़े राज्य इस प्रकार। कर्नाटक है फर्स्ट, यहाँ पर आप देखोगे, फिर आंध्र प्रदेश है दूसरे स्थान पर, ठीक है, तीसरे स्थान पर तेलंगाना है, केरला है चौथे स्थान पर, 5वें स्थान पर तमिलनाडु है। IGR 2025 समग्र रैंकिंग में 7 राज्य यहाँ पर, 7 राज्यों में 3 शीर्ष पर हैं। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश छोटे राज्यों में और अरुणाचल प्रदेश छोटे राज्यों पर शीर्ष पर हैं, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस जनसंख्या अनुपात 1 लाख की आबादी में 155 से ऊपर नहीं जा सका, जो पुलिस कर्मियों की स्वीकृत संख्या 197 से काफ़ी कम है 1 लाख में। यह चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो हमने यहाँ पर देख ली है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे।